हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है एसएससी डबल जंक्शन में। तो हमारी एक सीरीज चालू थी जो हमने स्टार्ट की थी। जैसे हमने आपने पावर सिस्टम के जो दो लेक्चर्स अगर देखे होंगे, वैसे ही मैंने इलेक्ट्रिकल मशीन्स के एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इस एमसीक्यू सीरीज में हम वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम्स से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो हम लेंगे, जैसे कि गेट, एएससी, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैंने गेट्स 2020 से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक 50 हर्ट्ज 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर है, runs at no load with a slip of 1%. ठीक है, with full load the slip it increases to 5%. The percentage speed regulation of the motor. Okay, तो सबसे पहले आपको परसेंटेज स्पीड रेगुलेशन निकालना है। सबसे पहले ध्यान रखें कि परसेंटेज स्पीड रेगुलेशन आपका होता है नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड। तो आपको नो लोड स्पीड निकालनी पड़ेगी और एक फुल लोड स्पीड निकालनी पड़ेगी। उसके लिए आपको सिंक्रोनस स्पीड की जरूरत पड़ेगी। तो आपने सिंक्रोनस स्पीड निकाली 1500 आरपीएम। अब नो लोड स्पीड निकालेंगे। सबसे पहले नो लोड स्पीड निकालने के लिए एन एस इंटू वन माइनस स्लिप एट नो लोड करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 1485 आरपीएम। दूसरा हम करेंगे फुल लोड स्पीड। फुल लोड स्पीड पे स्लिप फुल लोड लेंगे और स्लिप फुल लोड आपको 5% दी हुई है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका 0.05। ठीक है, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1500 से तो आपका आंसर आएगा 1425 आरपीएम। अब आपके पास नो लोड और फुल लोड स्पीड दोनों आ चुकी हैं। अब दोनों आ चुकी हैं तो नो लोड 1485 माइनस 1425 फुल लोड अपॉन फुल लोड इंटू 100 जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका रेगुलेशन आएगा 4.21%। यही आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ये क्वेश्चन लिया गया है डीजीबीसीएल से, ठीक है, गुजरात डिस्ट्रीब्यूशन से। तो एक ट्रांसफार्मर हैज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी आरओ2 एंड रिएक्टेंस रेफर टू सेकेंडरी एक्सओ2। द रेगुलेशन will be minimum where the phase angle is. आप जानते हैं जब मिनिमम रेगुलेशन होता है तो आपका फेज एंगल होता है tan इनवर्स r अपॉन x। मिनिमम के केस में जब आपका रेगुलेशन मिनिमम है और जब आपका रेगुलेशन मैक्सिमम है तो आपका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x अपॉन r। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिसपे गेट ईएससी में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। वोल्टेज रेगुलेशन Z पर यूनिट cos थीटा माइनस फाई आर फॉर लैगिंग लोड और Z पर यूनिट cos थीटा प्लस फाई आर फॉर लीडिंग लोड। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हेन अ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर इट्स एफिशिएंसी एट फुल लोड। देख सकते हैं आप, ईपीपीएससी का क्वेश्चन है एई का। तो जब टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं, इट्स कनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर, इट्स एफिशिएंसी, आप जानते हैं एफिशिएंसी क्या होती है ऑटो ट्रांसफार्मर की, बढ़ जाएगी अगर हम किसी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करेंगे ऐसा ऑटो ट्रांसफार्मर। ओके, रीजन क्या है? द मेन रीजन व्हाई एन ऑटो ट्रांसफार्मर अपीयर्स टू हैव ग्रेटर एफिशिएंसी देन एन इक्विवेलेंट टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑफ द सेम रेटिंग। वो इसीलिए क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर पार्ट्स आर फिजिकली स्मॉलर एंड लेस कॉस्टली। ठीक है, एंड देयरफॉर इट हैज लोअर ओवरऑल लॉसेस कॉपर प्लस कोर लॉसेस एंड हायर एफिशिएंसी। एक बात और कि जो रिक्वायरमेंट ऑफ कॉपर होता है वो लेस होता है इन केस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ओके, तो ये सब कंडीशंस होती हैं कि ओवरऑल लॉस, लेस कॉस्टली, लेस लॉसेस, हायर एफिशिएंसी। सो आपका एफिशिएंसी आपसे पूछी थी फुल लोड पे, तो ऑटो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मोर देन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ईएससी का क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ हमिंग लेवल ऑफ द नॉइस कॉज्ड इन द ट्रांसफार्मर मे बी रिड्यूस्ड बाय। ओके, तो जो ये हमिंग लेवल होती है इसको हम मैग्नेटो स्ट्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेट की वजह से होना, मैग्नेटो स्ट्रिक्शन की वजह से हमिंग लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से नॉइस क्रिएट होती है आपके ट्रांसफार्मर के अंदर। ओके,
अब आपसे पूछा है कि कैन बी रिड्यूस्ड बाय, ये नॉइस कैसे रिड्यूस्ड होगी? तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन तो खुद एक वजह है, ओके, प्रॉपर्टी है हमिंग नॉइस की। हाई फ्लक्स डेंसिटी नहीं हो सकता क्योंकि वी हैव टू रिड्यूस द फ्लक्स डेंसिटी, ओके। क्वालिटी ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, तो ट्रांसफार्मर ऑयल का कोई लेना देना नहीं है आपके हमिंग नॉइस से। आपका राइट ऑप्शन है आंसर नंबर सी, टाइटनिंग ऑफ कोर बाय क्लैंप्स, ओके। जो आपका कोर है उसको क्लैंप्स के द्वारा अच्छी तरह से टाइटनिंग करना, ठीक है, टाइट कर देना, ओके। तो उसकी वजह से आपका जो वाइब्रेशन है, जो कि मैग्नेटो स्ट्रिक्शन की वजह से हो रहा था, वाइब्रेशन अगर आप अच्छे से किसी चीज को कस देंगे तो वाइब्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। सो नॉइस विल बी लेस बाय टाइटनिंग ऑफ कोर बाय क्लैंप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपसे बोला गया है द इन्वर्टेड बी कर्व ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर गिव्स द रिलेशन बिटवीन। द क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आई थिंक किसी जेई के एग्जाम में। तो आप जानते हैं कि इन्वर्टेड बी कर्व जो होता है वो फील्ड करंट और पावर फैक्टर के बीच में बनता है, आप देख सकते हैं, ओके। ये आपका है इन्वर्टेड वी कर्व, देख सकते हैं वी का उल्टा आपका दिख रहा है, और ये है आपका वी कर्व। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि वी कर्व किसके बीच में ग्राफ बनता है, तो आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में बनता है वी कर्व, और पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में बनता है आपका इन्वर्टेड वी कर्व, ओके। कभी कभी क्वेश्चन इसमें से क्या क्या पूछ लेता है कि आपको वी कर्व मान लीजिए दिया हुआ है और पूछ लेगा नो लोड का ग्राफ कौन सा है, ठीक है, तीनों ग्राफ दे देगा। फुल लोड का कौन सा ग्राफ है, हाफ लोड का कौन सा है, और फुल लोड का कौन सा ग्राफ है, ठीक है। लेफ्ट साइड कौन सी है, लैग की है, राइट साइड कौन सी है, लीड की है, ठीक है, और बीच वाली लाइन कौन सी आपकी यूनिटी पावर फैक्टर कंडीशन है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं बी कर्व और इन्वर्टेड बी कर्व से, ओके। मेनली क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि किसके बीच में ग्राफ बनता है, और आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा हाफ लोड इनमें से कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीआरबीयूएनएल से, एन एडी करंट इज अ करंट। तो आप सब लोग जानते हैं एडी करंट क्या होता है, इट इज प्रेजेंट इन अ मेटल व्हिच इज इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। सो आप सभी लोग जानते हैं कि एडी करंट जो है आपका फ्लोज इन अ क्लोज लूप, ओके। तो एडी करंट फ्लो कहां करता है, आपका क्लोज लूप के अंदर विद इन कंडक्टर्स, कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर एडी करंट फ्लो करता है इन प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो एडी करंट्स आर द लूप्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस्ड विद इन कंडक्टर्स। तो आप जानते हैं इट प्रेजेंट इन अ मेटल या फिर प्रेजेंट इन अ कंडक्टर विच इज इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपसे बोला गया है कि एक डीसी शंट जनरेटर है, supplies a load of 7.5 kilowatt at 200 volt. If the armature resistance is 0.6 ohm and field resistance is 80 ohm, the induced EMF will be। तो आपसे इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है जनरेटर का, आप जानते हैं E इक्वल्स टू बी प्लस आई आर होता है। तो आपको फाइनल पहले पता लगाना होता है कि निकालना क्या है। अब उल्टा चलते जाइए, आई ए निकालना है, आई ए क्या होता है, आई ए होता है आपका आई प्लस आई एफ, ओके। फील्ड की तरफ करंट और लोड की तरफ आई एल प्लस आई एफ। आई एल कैसे निकालेंगे आप, आपको दिया क्या है, गिवन पावर दी है लोड के अक्रॉस, पीएल दिया है 7.5 किलोवाट अपॉन बी, तो आपका आईएल आ जाएगा 37.5 एम्पियर। दूसरा आपको निकालना आई एफ फील्ड करंट, बी अपॉन आर एफ, ओके। तो बी अपॉन आर एफ कैसे निकालेंगे आप, 200 अपॉन 80 विच इज इक्वल्स टू 2.5 एम्पियर। टोटल आर्मेचर करंट हो जाएगा आपका आई एल प्लस आई एफ। तो आर्मेचर करंट आपके पास आ गया है, तो E इक्वल्स टू बी प्लस आई आर ए। आप जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 224 वोल्ट। आईएएस 2020 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, द फ्रैक्शनल स्लिप ऑफ अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज द रेशियो ऑफ। तो आप जानते हैं
जो आपका रोटर कॉपर लॉस होता है अपॉन रोटर इनपुट इक्वल्स टू स्लिप होता है। फॉर्मूला आपने पावर फ्लो डायग्राम में पढ़ा होगा। द क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम DMRC। ओके, तो सेवरल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं इस सीरीज में, तो सीरीज को कंटिन्यूस देखते जाइए, वीडियोस डेली अपलोड होते रहेंगे। अभी मशीन चल रहा है, पावर सिस्टम को होल्ड कर दिया है, क्वेश्चंस हमें ढूंढने पड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो क्वेश्चन इज लॉन्ग। ओके, तो एक सिंगल फेज 4 kVA 200 by 100 volt 50 Hz transformer with laminated CRGO steel core has rated no load loss of 450 watt। ठीक है, when the high voltage winding is excited with 160 volt 40 Hz sinusoidal AC supply, the no load losses are found to be 320 watt। देखिए इधर तक क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 kVA का इतना इतना ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और उसका नो लोड लॉस आप दिखाना है 450 वाट। समझ गए? ठीक है, 50 हर्ट्ज पे 450 वाट आपका दिया है लॉसेस, और 40 हर्ट्ज पे आपको दिया है 320 वाट लॉसेस। अब आपसे बोला गया है कि जब 25 हर्ट्ज 100 वोल्ट आपका 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तो आपसे नो लोड लॉसेस कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका गेट से 2020 से, ठीक है, तो देख सकते हैं आप आयरन लॉसेस आपको गिवन है 450 वॉट। सबसे पहले तो आयरन लॉसेस को कैसे आप लिखते हैं, AF प्लस BF स्क्वायर, आपने फर्स्ट ईयर से क्वेश्चन लगाया होगा। ओके, मतलब जब आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा तो इक्वेशन लिखने का तरीका होता है AF प्लस BF स्क्वायर। अब 450 आपको आयरन लॉस दिया है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो 50A पहली इक्वेशन, 50A प्लस 2500B। दूसरी इक्वेशन आपकी 40 हर्ट्ज के लिए, तो फ्रीक्वेंसी पहले 50 ली मैंने, फिर 40 ले ली, ठीक है, तो दो इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को मैंने सॉल्व करा तो मेरे पास A और B की वैल्यू आ जाएगी। अब हमसे पूछा था कि 25 हर्ट्ज पे, ठीक है, तो 25 हर्ट्ज पे आपका आयरन लॉस कितना होगा, क्योंकि आप जानते हैं नो लोड लॉसेस मतलब आयरन लॉस। तो कैसे निकालेंगे आप, AF प्लस BF स्क्वायर, A की वैल्यू कितनी आई आपकी 4 और 25 पे निकालना है आपको, और B की वैल्यू है 0.1, 25 का स्क्वायर, तो आंसर हो गया 162.5। पूरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आप ये आपका क्वेश्चन था, आपको दो फ्रीक्वेंसी गिवन थी, दो नो लोड लॉसेस गिवन थे, आपसे तीसरा फ्रीक्वेंसी गिवन थी, आपसे पूछा था तीसरा नो लोड लॉसेस। तो नो लोड लॉसेस आपको पूछे थे इक्वेशन, एक क्वेश्चन आपने कई बार करा होगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन कई बार असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है द एक्साइटिंग करंट इन अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ। तो आप जानते हैं कि जो नो लोड करंट होता है I नॉट ऑफ द ट्रांसफार्मर इज आल्सो नोन एज एक्साइटिंग करंट। ठीक है, I नॉट कॉम्बिनेशन होता है आपका सॉरी मैग्नेटाइजिंग करंट और बॉटलेस कंपोनेंट करंट का। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया है एक्साइटिंग करंट इन अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ, तो उसके वजह से क्या होता है, फंडामेंटल और ऑड हार्मोनिक्स ऑब्टेंड होते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि ड्यू टू हिस्टेरिसिस द ट्रांसफार्मर कोर बिहेव्स एज अ नॉन-लीनियर एलिमेंट एंड हार्मोनिक्स जनरेट। इट कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल एंड ऑड हार्मोनिक्स। ओके, तो कंपोनेंट IW जो है आपका, जो बॉट कंपोनेंट है, it supplies the hysteresis and eddy current losses in the core and negligible I square R losses in the primary winding of the transformer। तो आपको ध्यान रखना है I नोट is a combination of magnetizing and okay bot component of current। ठीक है, तो बॉटलेस कंपोनेंट और आपका मैग्नेटाइजिंग करंट का कॉम्बिनेशन। अब आप जानते हैं उसके मैग्नेटाइजिंग है तो हिस्टेरेसिस आएगा, बॉटलेस है तो एडी करंट लॉस आएगा। तो ये दोनों आपका क्या करेंगे, आपके फंडामेंटल लॉस और हॉट हार्मोनिक्स को क्रिएट करेंगे। ओके, तो यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक्साइटिंग करंट किन चीजों को कंसिस्ट कर रहा है, तो फंडामेंटल एंड हॉट हार्मोनिक्स को वो कंसिस्ट कर रहा है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक 230 वोल्ट डीसी शंट मोटर है जो कि रन कर रही है एट 660 आरपीएम पे व्हेन द आर्मेचर करंट इज 50 एम्पियर। ओके, कैलकुलेट द स्पीड इफ द टॉर्क इज डबल्ड, एज्यूम आर्मेचर रेजिस्टेंस Ra इक्वल्स टू 0.2 ओम। बहुत सिंपल है, ठीक है, टॉर्क डबल्ड हो गया, ठीक है। आप जानते हैं सबसे पहले कि टॉर्क K फाई Ia होता है, यानी कि टॉर्क जो है फ्लक्स और आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल है। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, रेशियो वाइज TA2 अपॉन TA1 इक्वल्स टू Ia2 अपॉन Ia1 लिख दिया। अब आपसे बोला गया कि कैलकुलेट द स्पीड इफ द टॉर्क इज डबल, तो TA2 क्या हो गया मेरा 2, TA1 मेरा 1 था, ठीक है। Ia2 हमको निकालना है और Ia1 हमको 50 एम्पियर गिवन है, मैंने Ia2 निकाल लिया। आपको ध्यान ये रखना पड़ता है कि आप सबसे पहले, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले आप चले जाइए, हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, हमको स्पीड फाइंड करना है। स्पीड फाइंड करने के लिए आप जानते हैं कि वो प्रोपोर्शनल आपके बैक ईएमएफ के, ठीक है। बैक ईएमएफ की आपको जरूरत पड़ेगी। अब सबसे पहले आ गया बैक ईएमएफ, अब आ रही है बैक ईएमएफ पे। बैक ईएमएफ क्या होता है आपका, मोटर के केस में B माइनस IA RA होता है। तो EV1 तो आप निकाल लोगे क्योंकि आपको Ia1 दिया हुआ है, ठीक है, RA दोनों के लिए सेम रहेगा, तो EV1 आपका निकल गया। अब आपको EV2 निकालना पड़ेगा। EV2 निकालने के लिए आपको Ia2 चाहिए होगा, तो Ia2 कैसे निकालेंगे, टॉर्क और आर्मेचर करंट के रिलेशन से। तो Ia2 निकल जाएगा तो EV2 निकल जाएगा। EV2 निकल गया तो N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू EV2 अपॉन EV1 होता है, आप जानते हैं, क्योंकि E इक्वल्स टू P5 NZ अपॉन 60 होता है। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके N के। N2 अपॉन N1 EV2 अपॉन EV1, आंसर आ जाएगा आपका N2 630 आरपीएम। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर एट द टर्मिनल्स ऑफ द मशीन, ठीक है। तो स्टार्टिंग के समय इंडक्शन, जब हम इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं तो टर्मिनल्स पे क्या ऐसी चीज होती है, ठीक है, मशीन के टर्मिनल्स पे क्या अकर होता है, तो आप जानते हैं इनरश करंट और वोल्टेज डिप होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनरश करंट आप जानते हैं, जब हम एसी इंडक्शन मोटर को स्विच ऑन करते हैं तो वो एक हाई, या फिर हम कहें कि एक सर्ज, मोमेंटरी सर्ज ऑफ अ करंट अकर होता है, एक हाई करंट अकर होता है, जिसकी वजह से वोल्टेज डिप हो जाता है, क्योंकि हाई करंट होगा तो वोल्टेज डिप होगा ऑफकोर्स, तो रेफर उसी को हम इनरश करंट कहते हैं, ठीक है। हाई स्टार्टिंग करंट को ही हम इनरश करंट बोलते हैं। आप देख सकते हैं वेव फॉर्म, साइनसोइडल वेव फॉर्म में एकदम से पीक इनरश करंट आ गया। ओके, अब होता क्या है, फॉर लार्ज मोटर लाइफ ऑफ द मशीन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ स्टार्टिंग्स। ओके, हाई इनरश करंट क्या करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है मशीन में, जो कि इंसुलेशन और उसकी मशीन की लाइफ को रिड्यूस कर देता है। अब कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनकी वजह से हम इनरश करंट या फिर स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस कर सकते हैं। या तो हम सॉफ्ट स्टार्टिंग करें, वोल्टेज को कंट्रोल रखें, ठीक है, यानी कि वोल्टेज डिप होने ही ना दें। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स का यूज करें, यानी कि BYF कंट्रोल का, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग या रजिस्टेंस स्टार्टिंग या फिर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग का यूज करें। तो आपसे इन पॉइंट्स में से कोई से भी पॉइंट्स ऑप्शन में दे सकता है कि विच मेथड इज यूज्ड टू reduce the inrush current or the starting current of the AC induction motor। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। The Portier triangle method is useful in obtaining the voltage regulation। आप सभी लोग जानते हैं Portier triangle method को हम वोल्टेज रेगुलेशन को मेजर करने के लिए यूज करते हैं of the synchronous machine by determining the armature। तो पोर्टियर ट्रायंगल मेथड जो है आपका, ये जो पोर्टियर ट्रायंगल है ग्राफ में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो एक इसका कॉम्बिनेशन है, तो इट इज डिटरमाइनिंग द आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस, आप देख सकते हैं आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस एंड इट्स आर्मेचर एमएमएफ। ऑप्शन नंबर आप ए जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। तो जो पोर्टियर ट्रायंगल मेथड हम पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, और बाय डिटरमाइनिंग द, हम कैसे फाइंड करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन को,
बाय डिटरमाइनिंग द आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस, जो कि इधर है, ठीक है। मैं आप सी पॉइंट पे देख सकते हैं ना, यहाँ पे ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चेंज हो रही है वहां पर, और वोल्टेज रेटेड पे, और गैप बिटवीन बी टू ए, जो कि आर्मेचर एमएमएफ को डिफाइन कर रहा है। तो लीकेज रिएक्टेंस एंड इट्स रिएक्शन एमएमएफ की वजह से हम OT triangle is helpful in obtaining the voltage regulation. Okay, so option number A is the right option. Parallel operation of two transformers with which of the following vector groups is possible? Okay, तो जैसा आप जानते हैं कि जो स्टार डेल्टा 11 होता है आपका, आपने घड़ी के हिसाब से पढ़ा होगा इसको, ठीक है। तो ये दो कॉम्बिनेशन है आपके, ठीक है। एक तो आपके 11 बज रहे हैं, एक तो 1 बज रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो आपका 30 डिग्री है, ठीक है। स्टार डेल्टा 11, स्टार डेल्टा 1, ओके। और सबसे पहले जरूरी बात कि पैरेलल ऑपरेशंस के कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे कि सेम वोल्टेज रेशियो एंड टर्न्स रेशियो, सेम परसेंटेज इंपीडेंस एंड XY/R रेशियो, आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ टैप चेंजर, सेम केवीए रेटिंग, सेम फेज एंगल शिफ्ट, सेम फ्रीक्वेंसी रेटिंग, सेम। अब आपसे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन के लिए, इज सेम फेज एंगल शिफ्ट, यानी कि वेक्टर ग्रुप आर सेम, ठीक है। स्टार डेल्टा 11 एंड स्टार डेल्टा 1, द फेज डिफरेंस इज 30 डिग्री, ओके। अंतर क्या है बस लीडिंग और लैगिंग का, द फेज डिफरेंस बट बी सेम, एंड सेम पोलैरिटी एंड सेम फेज सीक्वेंस। तो ये आपके पैरेलल ऑपरेशन के पॉसिबल पॉइंट्स हैं, ठीक है। मतलब इनको हमको मानना ही पड़ता है जब पैरेलल ऑपरेशन हम कर रहे हैं। तो आंसर इज द स्टार डेल्टा 11 एंड स्टार डेल्टा 1। A DC series generator delivers a load of 20 kilowatt at 400 volt. The armature and field resistance are given. Find the generated EMF. Allow the brush drop of 1 volt per brush. तो आप जानते हैं 1 वोल्ट पर ब्रश बोला है, तो टू ब्रश तो लगे ही होंगे मशीन में, ओके। E इक्वल्स टू B प्लस IARA प्लस ब्रश वोल्टेज ड्रॉप। हमको निकालना पड़ेगा आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट कैसे निकालेंगे, P अपॉन V से। तो आर्मेचर करंट कितना आएगा 50 एम्पियर। अब E इक्वल्स टू B प्लस IARA, B कितना आपका 400, IA 50 आपने निकाल लिया है, RA आपके पास 0.5 दिया है, ओके। और प्लस ब्रश वोल्टेज ड्रॉप प्लस 2, ओके। आंसर क्या आएगा आपका 427 वोल्ट। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका 427। नेक्स्ट है कि फॉर ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओके, किस साइड पे हम करते हैं, किस साइड पे, ओके, इज जनरली चूजन एज प्राइमरी साइड। तो आप जानते हैं प्राइमरी साइड कौन सा होगा आपका हाई वोल्टेज साइड, क्योंकि वी शॉर्ट सर्किट इन द लो वोल्टेज साइड। आप देख सकते हैं ग्राफ को, सेकेंडरी साइड आपका लो वोल्टेज है, इधर क्या है आपका हाई वोल्टेज। तो लो वोल्टेज को हम क्या कर देते हैं शॉर्ट, और जो टेस्ट अगर होता है वो हाई वोल्टेज साइड हो रहा है, ठीक है। अब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट का यूज आप जानते हैं, शॉर्ट सर्किट कॉपर लॉस, शॉर्ट सर्किट कॉपर लॉस आपने नाम सुना होगा बार बार। तो इट इज यूज्ड टू फाइंड द सीरीज ब्रांच पैरामीटर्स एंड कॉपर लॉसेस। लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट कर देते हैं बाय द थिक वायर। कभी कभी जेई के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है विच टाइप ऑफ वायर इज यूज्ड, मतलब कैसा वायर, कौन सा वायर हम यूज करते हैं फॉर द लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट करने के लिए। तो थिक वायर को हम यूज करते हैं, ओके। सो शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो कौन सी हम साइड लेते हैं, प्राइमरी साइड कौन सी हम लेते हैं, दैट हाई वोल्टेज साइड। The MMF wave of a DC machine armature approximates more nearly to the, तो आप ग्राफ देख रहे होंगे एक्चुअली, तो मैं पढ़ देता हूं उसको। द आर्मेचर एमएमएफ ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ द डीसी मशीन इज ट्रायंगुलर इन शेप। कैसे, आपने दो टर्म्स पढ़ी होंगी GNA और MNA। तो अब ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस पे जो हमको पीक मिलता है,
आप ये सब जानते हैं। और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे हमको 0 मिलता है। एक्चुअली में जो एमएमएफ वेव होती है वो थोड़ी सी ट्रेपेजोइडल होती है। ओके, बट जब आप स्टेप बाय स्टेप्स देखते हैं तो उसका जो वेव फॉर्म होता है वो हमको ट्रायंगुलर शेप में दिखाई देता है। ठीक है, तो in a DC machine, the armature MMF wave has its maximum value at fixed points between the main poles and the chief effect increase the flux density. Okay, ये सब जरूरी नहीं है। okay, तो आपको ये ध्यान रखना है कि MMF वेव जो होती है आपकी डीसी मशीन की वो ट्रायंगुलर शेप में होती है। आपको एक ये जो आपको वेव फॉर्म दिख रही है ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म दिख रही है। ओके, जब आप और इसके बीच में स्टेप साइड है। ओके, जो कि हमें एक वेव फॉर्म को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं। ओके, तो आंसर इज ट्रायंगुलर वेव। The question is taken from gate 19. The question is says that एक 220 वोल्ट लाइन है, 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिंक्रोनस मोटर, ओके, हैज अ सिंक्रोनस इंपेडेंस ऑफ 0.25 plus j2.5 ohm per phase. Okay, the motor draws the rated current of 10 ampere at 0.8 power factor, leading the RMS value of line to line internal voltage in volts. आपको फाइंड करना है लाइन टू लाइन इंटरनल वोल्टेज। तो कैसे फाइंड करेंगे आप? सबसे पहले तो आपको फाइंड करना पड़ेगा ई। ओके, फेज वोल्टेज का कैसे निकालेंगे आप? बी कॉस फाइव माइनस आई ए आर ए का होल स्क्वायर प्लस बी साइन फाइव प्लस आई ए एक्स का होल स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ओके, तो हमको बी निकालना पड़ेगा फेज वोल्टेज का। तो बी पी एच कैसे निकालेंगे आप? बी एल अपॉन रूट थ्री, क्योंकि हमें स्टार कनेक्टेड गिवन है। ठीक है, तो लाइन वोल्टेज हमको गिवन था 220 वोल्ट, उसको फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, तो हमारा फेज वोल्टेज आ जाएगा। अब हमको निकालना क्या है? लाइन टू फेज वोल्टेज निकालना पड़ेगा। ओके, फेज ठीक है, फेज ईएमएफ कैसे निकालेंगे? आरएमएस वैल्यू, तो बीपीएच cos 5 माइनस आईआर का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस फार्मूले में जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 141.65 वोल्ट। लेकिन फाइनली आपको लाइन टू लाइन इंटरनल वोल्टेज पूछा था, तो लाइन टू लाइन कैसे निकालेंगे आप? दोबारा से आपको रूट थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस फेज वोल्टेज का। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 245.34 वोल्ट। तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा? 245.34 वोल्ट। तो ये आपका क्या निकल के आएगा? लाइन टू लाइन इंटरनल वोल्टेज। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी है। ओके, दूसरा तरीका कैसा है? डायरेक्ट आप V इक्वल्स टू BI cos फाइव और इम्पीडेंस की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और दोबारा से स्टार कनेक्शन या तो आप फेज में सॉल्व कर लीजिए या फिर लाइन टू लाइन पहले से ही लेके चलिए। ओके, या तो आप लाइन वोल्टेज ही लेके चलते सबसे पहले, तो डायरेक्ट ई लाइन हम निकालने में कोशिश करते, लेकिन हम डायरेक्ट जब ई लाइन निकालते तो हमारा जो क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन था तो आंसर मैच नहीं करता। सबसे पहले हमें फेज आरएमएस वोल्ट वैल्यू की जरूरत थी, इसलिए हमने फॉर्मूला को अप्लाई किया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडक्शन मोटर कैन बी regarded as a generalized transformer due to certain similarities except related। आप सभी लोग जानते हैं जो इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जो बनाते हैं, इट्स सिमिलर टू दी ट्रांसफार्मर, जनरलाइज्ड ट्रांसफार्मर जैसा होता है। ठीक है, उसमें भी हम सेम R1 प्राइमरी सेकेंडरी एक जैसे एक जैसे इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों की सर्टेन सिमिलरिटीज होती हैं, लेकिन एक्सेप्ट किसको छोड़ के? ठीक है, तो आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी को छोड़ के, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है, सॉरी। तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस में क्या होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी साइड दोनों सेम फ्रीक्वेंसी रहेंगी, यानी कि 50 हर्ट्ज रहती है हमारे। ठीक है, लेकिन इंडक्शन मोटर के केस में जो रोटर पे फ्रीक्वेंसी होती है वो स्लिप टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि इंडक्शन मोटर में स्लिप का केस आ जाता है। बस यही तो अंतर है। तो एफ आर इक्वल टू या फिर एफ टू इक्वल टू एस इंटू एफ, सो आंसर इज फ्रीक्वेंसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर है, टेक्स 3 एम्पियर एट नो लोड। ओके, इट ड्रॉस 25 एम्पियर व्हेन रनिंग एट फुल लोड। द आर्मेचर एंड शंट रेजिस्टेंस आर 0.5 ohm and 220 ohm। द नो लोड स्पीड इन आरपीएम। ओके, कैसे आप निकालेंगे इसको? सबसे पहले आपने दोनों ग्राफ बना लिए। ओके, एक नो लोड पे, एक फुल लोड पे, देख सकते हैं आप। सबसे पहले E इक्वल्स टू बी माइनस आई ए आर ए, तो आई ए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। ओके, सो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप? EV2 और EV1 कैसे निकालेंगे? V माइनस आई ए आर ए करके। ठीक है, तो आई ए कैसे निकालेंगे? V अपॉन आर ए। ओके, आपको क्वेश्चन में 3 एम्पियर दिया है सबसे पहले नो लोड के केस में, तो 3 एम्पियर इधर से जा रहा है और 25 एम्पियर आपको गिवन है फॉर फुल लोड के लिए, फुल लोड के लिए जा रहा है। अब इधर 24 कैसे आएगा? क्योंकि इधर क्या जा रहा है आपका 1 एम्पियर और इधर क्या जा रहा है आपका 1 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा 2 और इधर जाएगा 24 एम्पियर। कैसे निकाला आपने? आई ए इक्वल टू बी अपॉन आर ए से। ठीक है, तो EV1 आप निकाल लेंगे तो EV2 निकल जाएगा आपका। ठीक है, EV1 EV2 निकालने के बाद आपको, आप जानते हैं E इक्वल टू P5 NZ अपॉन 60 से रिलेशन आपको निकालना है। N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू EV2 अपॉन EV1 इंटू 5 अपॉन 5 जब आप करेंगे तो आपका N1 जो कि क्या निकालना था आपको, नो लोड की स्पीड निकाली थी, तो N1 आपका नो लोड स्पीड है, तो 1580 आरपीएम के लगभग आपका आंसर आएगा। ओके, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, एक्चुअली इंपॉर्टेंट इसीलिए होते हैं क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम्स जो होते हैं मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं गेट के क्वेश्चनों से, या फिर जो लेटेस्ट होते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन जो है गेट के बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, या फिर जैसे मान लो 3 एम्पियर दिया है तो मैंने 5 एम्पियर रख दिया था, 25 दिया है तो 20 एम्पियर रख दिया, वैल्यूज को मैं अदल बदल देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपका सेम रहेगा। ओके, कॉन्सेप्ट आपके सेम रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ओके, आज का इस लेक्चर का, तो एक 3 फेज 5 किलोवाट इंडक्शन मोटर है, इसका पावर फैक्टर दिया है 0.75 लैगिंग। आप एक बैंक ऑफ कैपेसिटर, एक क्वेश्चन आपका पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट से लिया गया है। ओके, तो और a bank of capacitor is connected in delta across the supply terminals, then power factor is raised to 0.9 lagging। Determine the kVAR rating of the capacitors connected in each phase। क्वेश्चन को ध्यान रखना है, जब भी kVAR रेटिंग और कैपेसिटर्स वगैरह की बात हो तो पावर फैक्टर का रिलेशन आएगा। पावर फैक्टर का फॉर्मूला आपका होता है kVAR इक्वल्स टू P10/1 माइनस 10/2। ये ध्यान रखना है आपको फॉर्मूला। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ए के एग्जाम्स में। ओके, ओरिजिनली पावर फैक्टर आपको गिवन है 0.75। ठीक है, फाइनल पावर फैक्टर आपको गिवन है 0.9 लैग और पावर मोटर का इनपुट जो है 5 किलोवाट गिवन है। अब आपको 10/1 माइनस 10/2 फॉर्मूले में आता है, 5/1 निकाल लेंगे और 5/2 निकाल लेंगे, क्योंकि cos 5 दिया है तो 5/1 इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 0.75 और 5/2 इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 0.9। 10/1 और 10/2 जैसे ही आपका निकल जाएगा, फॉर्मूले में आपको केवल पुट करना है। जैसे ही आप फॉर्मूले में पुट करेंगे आपका आंसर आएगा 1.99 kVAR। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है, कुछ लोग आंसर यही लगा के आ जाते हैं, ऑप्शन में शायद दिया भी हो फोर्थ ऑप्शन। ओके, kVAR रेटिंग ऑफ द कैपेसिटर कनेक्टेड इन ईच फेज, ईच फेज के लिए निकालना पड़ेगा, तो 1.99 अपॉन 3, तो आंसर आएगा 0.663 kVAR। तो ये सेवरल क्वेश्चंस थे जो कि हमने डिफरेंट पेपर से लिए मशीन के। आप जाके पावर सिस्टम लेक्चर भी देख सकते हैं, 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं उसमें। ओके, एंड प्लीज रिक्वेस्ट टू ऑल दैट आप वीडियोस देखते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके एक सब्सक्राइब से मुझको मोटिवेशन ही मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट सीरीज में हम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिकल मशीन की एमसीक्यू सीरीज में। ओके, तो थैंक यू।